पिछली वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के शासन प्रबंध के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से क्षेत्रों में सुधार किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी न केवल एक महान विजेता ही था, अपितु एक उच्च कोटि का शासन प्रबंधक भी था। उसने शासन प्रबंध के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण सुधार किए। इन सुधारों की उच्चता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इनमें से कई सुधारों को शेरशाह सूरी और अकबर जैसे महान बादशाहों ने भी अपनाया। तो पहला जो सुधार है उनका प्रशासनिक सुधार है। अलाउद्दीन खिलजी को अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। बहुत सोच विचार करने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन विद्रोहों के लिए मुख्य रूप से ये 4 कारण उत्तरदायी हैं। नंबर 1 है संपत्ति का अधिक होना। नंबर 2 है शराब का अधिक उपयोग। नंबर 3 है अमीरों और वजीरों का परस्पर मेल मिलाप। नंबर 4 है गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। इसलिए सुल्तान ने इन कारणों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुधार लागू किए। नंबर 1 है संपत्ति जब्त करना। संपत्ति का अधिकार होना विद्रोह का मूल कारण था। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य के अमीरों और वजीरों की संपत्ति छीन ली। उनको दी गई प्रत्येक प्रकार की जागीरें सरकार ने जब्त कर ली। इनके अतिरिक्त लोगों पर कई प्रकार के नए कर लगा दिए और पुराने करों की दरों में बहुत वृद्धि कर दी गई। इन करों को कठोरता से वसूल किया गया। परिणाम स्वरूप राज्य का अमीर वर्ग देखते ही देखते कंगाल बन गया। इसलिए उनको अपनी रोजी रोटी कमाने की चिंता हो गई। ऐसी परिस्थितियों में विद्रोह के बारे में सोचना एक अनहोनी बात थी। दूसरा है शराब के सेवन पर पाबंदी। अलाउद्दीन खिलजी इस बात को भली भांति जानता था कि शराब बहुत सी बुराइयों की जड़ है। इसके नशे में व्यक्ति ऐसे काम कर जाता है जिनके संबंध में वह साधारणतः सोच भी नहीं सकता। इसलिए सुल्तान ने साम्राज्य में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगा दी। शराब बेचने वाली दुकानों को बंद कर दिया गया। सुल्तान ने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दी और शाही शराबखाने में पड़ी शराब की समस्त बोतलों को लोगों के सामने तोड़ दिया गया। शराब संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों को बहुत कठोर दंड दिए जाते थे। उनको या तो गहरे कुएं में फेंक दिया जाता था या फिर जेल के अंदर बने तहखानों में बंद कर दिया जाता था, जहां वे कुछ ही दिनों में दम तोड़ देते थे। निस्संदेह ये दंड दूसरे अपराधियों के लिए एक सबक थे। तीसरा है अमीरों के परस्पर मेल जोल पर पाबंदी। राज्य के अमीर और वजीर परस्पर दावतें करते रहते थे। इन अवसरों पर राजनीति संबंधी तर्क वितर्क और राज्य के विरुद्ध साजिशें भी तैयार की जाती थी। उनके परस्पर विवाह संबंधों के कारण उनकी स्थिति अधिक सुदृढ़ होती थी, जिस कारण वे किसी समय भी सुल्तान के लिए कठिनाई पैदा कर सकते थे। अतः सुल्तान ने एक आदेश द्वारा राज्य के अमीरों और वजीरों के परस्पर मेल जोल पर पाबंदी लगा दी। सुल्तान की आज्ञा के बिना वे परस्पर रिश्ता भी नहीं कर सकते थे। इस आज्ञा को बहुत कठोरता से लागू किया गया। परिणाम स्वरूप लोगों का सामाजिक जीवन नीरस होकर रह गया। अब चौथा है निपुण जासूस व्यवस्था। विद्रोहों और साजिशों को समाप्त करने के लिए सुल्तान ने जासूस विभाग की ओर विशेष ध्यान दिया। साम्राज्य भर में जासूसों का जाल बिछा दिया गया। सरकारी कर्मचारियों, अमीरों और सरदारों आदि पर बड़ी कड़ी नज़र रखी जाती थी। उनको लोगों के घरों में बिना किसी रुकावट के घुसने और जांच करने की अनुमति थी। वे सुल्तान और साम्राज्य में घटित होने वाली छोटी से छोटी घटना की सूचना भी देते थे। जासूसों का भय इतना अधिक था कि लोग घरों में ऊंचा बोलने से भी डरते थे। हास परिहास का वातावरण बिल्कुल समाप्त हो गया था और चारों तरफ संदेह का वातावरण छा गया था। संक्षेप में सुल्तान की अनुमति के बिना साम्राज्य में पत्ता तक भी नहीं हिल सकता था। परिणाम स्वरूप साम्राज्य में साजिशों का भय एकदम समाप्त हो गया। नेक्स्ट है पांचवा, हिंदुओं के प्रति कठोर पग। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के प्रति भी बहुत कठोर नीति अपनाई। क्योंकि अधिकतर हिंदू कृषि का धंधा करते थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को बढ़ाकर कुल उत्पादन का 50% कर दिया। पहले सुल्तानों के समय लगान विभाग में काम करने वाले हिंदू कर्मचारियों, नंबरदारों और जमींदारों
आदि को बहुत सी विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सभी सुविधाएं बंद कर दी। हिंदुओं पर पशु चराई, सिंचाई और गृह कर आदि नए कर लगा दिए। उन पर लगे जजिया कर को भी बहुत कठोरता से वसूल किया जाने लगा। सुल्तान की इस नीति के परिणाम स्वरूप हिंदुओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। नेक्स्ट है राजनीति को धर्म से पृथक करना। अलाउद्दीन खिलजी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसको इस्लामी कानूनों में पूरा विश्वास था, परंतु वह एक सूझवान राजनीतिज्ञ भी था। वह इस बात से अच्छी प्रकार परिचित था कि स्थायी साम्राज्य की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि राजनीति को धर्म से पृथक रखा जाए। एक बार उसने काजी मुगीसुद्दीन को यह कहा, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य के हित और विशेष अवसर के लिए जो उचित समझता हूँ उसी को करने की अनुमति देता हूँ। निसंदेह राजनीति को धर्म से पृथक करके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आने वाली पीढ़ियों को एक महान विरासत दी। नेक्स्ट है 7वां सैनिक सुधार। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक महान जर्नैल था। दिल्ली सल्तनत के विस्तार और सुरक्षा के लिए उसने एक शक्तिशाली और अनुशासित सेना की आवश्यकता अनुभव की। इस उद्देश्य के साथ उसने सैनिक प्रबंध में बहुत प्रशंसनीय सुधार किए। सैनिकों को योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाता था। सैनिकों को वेतन के बदले जागीरें देने की प्रथा को बंद कर दिया गया। अब उनको नकद वेतन दिया जाने लगा। प्रत्येक घुड़सवार को 234 टंके वार्षिक वेतन दिया जाता था। यदि किसी घुड़सवार के पास 2 घोड़े होते तो उसको 78 टंके दिए जाते थे। यह ठीक है कि उसके शासनकाल में सैनिकों का वेतन कम था, परंतु दूसरी ओर उनके द्वारा खाने पीने की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बहुत कम कर दी गई थी, जिस कारण सैनिकों का गुजारा बहुत आसानी से हो जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया रखने और घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। सैनिकों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। अनुशासन भंग करने वाले सैनिकों को कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों को बढ़िया किस्म के हथियार सप्लाई किए गए। आधुनिक किस्म के हथियार दिए जाने के उद्देश्य से राज्य भर में अनेक कारखाने खोले गए। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य भर में पुराने दुर्गों की यथायोग्य मरम्मत करवाई गई और महत्वपूर्ण स्थानों पर नए दुर्गों का निर्माण करवाया गया। वहाँ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक दस्ते नियुक्त किए गए। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक सैनिक सुधार करके एक विशाल अनुशासित और संगठित सेना को तैयार करने में सफलता प्राप्त की। यह सेना उन दिनों की न केवल भारत अपितु मध्य एशिया की कुशल सेनाओं में से एक थी। लास्ट है राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने राजस्व प्रबंध में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने राज्य के अमीरों, सरदारों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी गई प्रत्येक प्रकार की जागीरें जब्त कर ली। इन जागीरों को खालसा जागीरों, यह जागीरें सीधे सरकार के नियंत्रण में होती थी, में सम्मिलित कर लिया गया। इसके 2 लाभ हुए। प्रथम, इससे राज्य के अमीरों तथा सरदारों आदि की शक्ति क्षीण हो गई। दूसरा, इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। राजस्व विभाग से संबंधित कर्मचारियों, मुकद्दम, खुद और चौधरियों आदि को जो शताब्दियों से विशेष सुविधाएं प्राप्त थी को समाप्त कर दिया गया। राजस्व इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई ताकि वे रिश्वत न लें। इसके बावजूद यदि कोई कर्मचारी रिश्वत लेता पकड़ा जाता तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार लगान निश्चित करने के लिए कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों को गृह कर और चराई कर देने के लिए बाध्य किया। परिणाम स्वरूप किसानों की दशा पहले से अधिक शोचनीय हो गई। अतः उनमें राज्य के विरुद्ध रोष फैलना आरंभ हो गया। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी को एक अर्थशास्त्री के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था तथा उसे मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षित रखना चाहता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी, परंतु दूसरी ओर राज्य कोष इस बात की अनुमति नहीं देता था। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत समझदारी से काम लिया।
उसने नए सैनिकों की भर्ती को जारी रखा, किंतु उनको दिए जाने वाले वेतन में काफ़ी कमी कर दी। सैनिकों के अच्छे जीवन निर्वाह के लिए उसने सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार उसकी शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। नंबर 1 है मूल्य निश्चित करना। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दैनिक प्रयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए, उनकी सूचियाँ तैयार करवाई। ये सूचियाँ प्रत्येक दुकान के बाहर लटकाई जाती थी। कुछ प्रसिद्ध वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार थे: गेहूँ 7.5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन, दालें 5 जीतल प्रति मन, चीनी 1.5 जीतल प्रति सेर, घी 1 जीतल प्रति 2.5 सेर। इसी प्रकार खाने वाली अन्य वस्तुओं जैसे फलों, सब्जियों इत्यादि तथा पहनने के कपड़े के मूल्य भी निश्चित किए गए थे। अलाउद्दीन के समय 48 जीतल का एक टंका होता था तथा 1 मन आज के 15 किलो के बराबर था। उस समय सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े का मूल्य 100 से 200 टंके तथा मध्यम नस्ल के घोड़े का मूल्य 80 से 90 टंके निश्चित किया गया था। एक साधारण खच्चर का मूल्य 10 से 25 टंकों के बीच होता था। दूध देने वाली गाय का मूल्य 3 से 4 टंके था। एक दासी का मूल्य 5 से 12 टंके था। सुंदर दिखाई देने वाली दासी का मूल्य 20 से 40 टंके तक था। एक साधारण दास का मूल्य 7 से 8 टंके था। एक निपुण दास का मूल्य 10 से 15 टंके था। दूसरा है वस्तुओं की उपलब्धि तथा भंडार की उचित व्यवस्था। वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की उपलब्धि तथा उन्हें भंडार करने की ओर विशेष ध्यान दिया। अन्न के भंडारों के लिए दिल्ली में कई गोदाम बनाए गए। दिल्ली के 100 कोस के भीतर रहने वाले किसानों को यह निर्देश दिया गया था कि वे किसी भी स्थिति में अपने पास 10 मन से अधिक अनाज न रखें। उन्हें अतिरिक्त अनाज निश्चित मूल्य पर सरकारी व्यापारियों के पास बेचना पड़ता था। किसानों को भूमि का लगान अनाज के रूप में जमा करवाने के लिए कहा गया। इस प्रकार मंडियों में अनाज की भी कोई कमी नहीं आने दी जाती थी। नंबर 3 है राशन प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक संगठन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता राशन व्यवस्था को लागू करना था। साधारण दिनों में लोग अपनी इच्छा अनुसार अनाज खरीद सकते थे, किंतु अकाल तथा सूखा पड़ जाने की दशा में अनाज की कमी हो जाने के कारण राशन व्यवस्था आरंभ कर दी जाती थी। मोहल्लों के दुकानदारों को सरकारी गोदामों से अनाज सप्लाई किया जाता था। ये दुकानदार प्रत्येक परिवार को 6 अथवा 7 सेर दैनिक अनाज देते थे। नियमों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रणाली के कारण लोगों को कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। नंबर 4 है मंडियों की व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई के लिए मंडियों की उचित व्यवस्था की हुई थी। मंडियों में बेची जाने वाली वस्तुओं की चोर बाजारी रोकने के लिए दुकानदारों के माप तोल के बांटों का निरीक्षण करने के लिए शाहाना ए मंडी तथा दीवान ए रियासत इत्यादि नाम के कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। ये कर्मचारी अपनी जांच की रिपोर्ट सुल्तान को भेजते थे। नंबर 5 है कठोर दंड। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने निर्देशों को बहुत कठोरता से लागू करवाया। यदि कोई दुकानदार किसी नियम का उल्लंघन करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। प्रायः उन्हें दुकानों से निकालकर कोड़े लगाए जाते थे। कम तोलने वाले दुकानदार के शरीर से उतना मांस का टुकड़ा काट लिया जाता था जितनी वस्तु कम तोली गई होती थी। वस्तुओं की तस्करी करने वालों के विरुद्ध भी कठोर पग उठाए गए। सामान का क्रय और विक्रय करने वाले व्यापारियों पर भी दृष्टि रखी जाती थी। सुल्तान के कठोर दंडों के कारण दुकानदार इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने अपने ग्राहकों को तोल से अधिक वस्तुएं देनी आरंभ कर दी थी। नंबर 6 है गुण। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार अनेक पक्षों से गुणकारी सिद्ध हुए। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी बहुत कम खर्च में एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का गठन करने में सफल हुआ। इस सेना के सहयोग से दिल्ली साम्राज्य की सीमाओं में काफ़ी विस्तार किया जा सका तथा उसे मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षित रखा जा सका। इसके अतिरिक्त यह सेना देश के अंदरूनी विद्रोहों का दमन करने तथा राज्य में शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई। जीवन के आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो गई तथा उनके मूल्य स्थिर रह गए। इससे सामान्य लोगों का भी निर्वाह सुगम हो गया।
सुल्तान के भय से व्यापारी और दुकानदार ईमानदार हो गए। इससे पूर्व वे लोगों को मनमाने ढंग से लूटते थे, अब चोर बाजारी तथा तस्करी लगभग बंद हो गई। अनाज के बड़े भंडार एकत्रित हो जाने के कारण लोगों को संकट के समय किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। धन की बचत के कारण सुल्तान ने विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहित किया। अलाउद्दीन के आर्थिक नियम सल्तनत काल की सबसे बड़ी प्रशासनिक सफलता है। नंबर 7वां है दोष। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के कारण कई हानियां भी हुई। वस्तुओं के मूल्य निश्चित हो जाने के कारण व्यापारियों तथा विक्रेताओं के लिए अधिक धन कमाना असंभव हो गया। सरकारी कर्मचारी उनसे बहुत कठोर व्यवहार करते थे। छोटी सी भूल पर उन्हें कोड़े मारे जाते थे तथा उनके शरीर से मांस काट लिया जाता था। इस कारण बहुत से व्यापारियों ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया। फलस्वरूप राज्य के व्यापार को बहुत धक्का लगा। राज्य के किसानों का भी बहुत शोषण किया गया। उन्हें 50% भू राजस्व तथा अनेक अन्य कर देने के लिए बाध्य किया गया। इसलिए उनकी स्थिति दयनीय हो गई। इस कारण उनमें असंतोष फैला तथा उनकी कृषि में रुचि कम हो गई। परिणाम स्वरूप राज्य की उपज दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का सैनिकों को भी कोई विशेष लाभ न हुआ। इसका कारण यह था कि सैनिकों के वेतन भी कम कर दिए गए थे। दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर जहां ये आर्थिक सुधार लागू किए गए थे, राज्य के अन्य भागों में जनता को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन भागों में कीमतों को नियंत्रण में रखने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। सुल्तान की इन गलत नीतियों के कारण प्रजा में भारी असंतोष फैला। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खड़ी की गई आर्थिक सुधारों की संरचना उसकी मृत्यु के साथ ही रेत के महल की तरह ढह गई। यह आर्थिक नियम असफल रहे क्योंकि उन्हें असफल ही होना था। इसका कारण यह था कि यह भय पर आधारित थे। अगला है आर्थिक सुधार या बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक अर्थशास्त्री के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसके आर्थिक सुधारों या बाजार नियंत्रण को सल्तनत युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना जाता है। नंबर 1 के उद्देश्य। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित उद्देश्यों से अपने आर्थिक सुधार लागू किए। नंबर 1 है अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा, मंगोलों के भारत पर आक्रमण लगातार बढ़ रहे थे, अतः उनसे साम्राज्य की सुरक्षा अति आवश्यक थी। इन कार्यों के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का गठन करना अनिवार्य हो गया था, किंतु राजकोष इस बात की आज्ञा नहीं देता था। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की भर्ती को जारी रखा, किंतु उनको दिए जाने वाले वेतनों में काफ़ी कमी कर दी। यह वेतन उनके सुखमय जीवन के लिए पर्याप्त नहीं था, अतः दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने की आवश्यकता थी। नंबर 2 है साम्राज्य विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक खर्चे बहुत बढ़ गए थे। भू राजस्व कर में वृद्धि कर, विभिन्न प्रकार के अन्य कर लगाकर तथा सोने चांदी के शराब पीने वाले बर्तनों को तोड़कर उनके सिक्के ढालने से भी खजाने में धन की कमी को पूरा न किया जा सका। अतः बढ़ते हुए खर्च के भार के लिए नए आर्थिक सुधारों को लागू करना अनिवार्य हो गया। नंबर 3 है सुल्तान बनने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी के आक्रमण के दौरान प्राप्त की अपार धनराशि को अमीरों, सैनिकों तथा लोगों में खुले हाथ से लुटाया। मुद्रा में विस्तार हो जाने के कारण वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गए थे। अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए बाजार नियंत्रण करना आवश्यक हो गया। नंबर 4 है कुछ लेखकों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने मानवीय आधार पर वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने का निर्णय किया, किंतु तथ्य स्पष्ट करते हैं कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के पीछे जनहित की भावना नहीं अपितु राजनीतिक आवश्यकता विद्यमान थी।